नमस्कार मित्रों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज। इस समय हम लोग CTET से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला बाल विकास और मनोविज्ञान की चला रहे हैं, जिसमें बाल विकास से संबंधित जो भी CTET की सिलेबस है उसके पैटर्न के आधार पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, जेंडर इशूज इन सोशल कंस्ट्रक्शन। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में स्वतः संपन्न व्यक्तित्व है। हर व्यक्ति का यही अनोखापन उसके जीवन का आधारभूत गुण है। एक ही परिवार के बच्चों में यह भेद देखा जाता सकता है। मानव इतिहास के विकास के विभिन्न पड़ावों पर इस भेद को परखकर व्यक्ति और उनके समूहों और वर्गों के भेदों की व्याख्या की गई है। शिक्षाविदों, राजनीतिज्ञों, नियोजकों, समाजशास्त्रियों तथा प्रशासकों ने इन भेदों की गुत्थी को सुलझाने की आवश्यकता महसूस किया है और इसको समयबद्ध और नियमबद्ध करने का प्रयास भी किए हैं। किसी भी समाज के निर्माण में लिंग की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ऐसा अनेक शोध अध्ययनों से ज्ञात होता है। कई शोध अध्ययनों में यह पाया गया है कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच सामान्य योग्यता, उपलब्धि और अभिक्षमता संबंधी अनेक भेद पाए जाते हैं। मूढ़ बुद्धि या निर्बुद्धि कहे जाने वाले बच्चों का जन्म सभी प्रकार के सामाजिक आर्थिक स्तरों के परिवारों में हुआ है, परंतु इनकी संख्या आर्थिक दृष्टि से संपन्न परिवारों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। कुछ अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि जब व्यवसायों का संबंध सम्मानजनक पदों से जोड़ा जाता है तो इनके कोटिक्रम में भी भिन्नता पाई जाती है, परंतु यह शिशुओं के वर्ग के संदर्भ में सिद्ध नहीं होता है। हमने वर्ग भेद के बारे में क्या जानकारी प्राप्त की? यहाँ सामाजिक आर्थिक भेद के बारे में भी कुछ जान लेना आवश्यक है। इनका संबंध सामाजिक नीतियों के निर्धारण से है, क्योंकि देश में सभी को समान अवसर प्रदान करना प्रत्येक नागरिक को अधिकतम विकास के लिए अवसर प्रदान करना आवश्यक होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा विषय साधारणतः आनुवंशिकता तथा वातावरण के विचार विमर्श पर आधारित है। इसके संबंध में अनेक प्रश्न उठते रहे हैं। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि क्या गरीब लोग इसीलिए गरीब हैं कि वे गरीब हैं? आनुवंशिकी द्वारा प्राप्त नैसर्गिक संपत्ति सामाजिक स्तर पर भेदों का कोई महत्वपूर्ण कारण स्पष्ट नहीं होता है। यदि वर्ग के आधार पर इन भेदों पर विचार किया जाता है तो अनेक मनोवैज्ञानिक किसी विशेष निर्णय के बाद इसे अंतिम बात नहीं मानते हैं। एक विचारधारा का मानना है कि वर्तमान बौद्धिक परीक्षण निम्न आय वर्ग के बच्चों की संभाव्य योग्यता का मापन नहीं है। परिणाम स्वरूप निम्न आय वर्ग के बच्चों का निरंतर हीन कोटि समझकर उनको उच्च वर्ग के बच्चों की तुलना में उनके साथ भेदभाव बरता जाता है। समान आयु वाले उन बालकों के बीच सांस्कृतिक पिछड़ापन दूसरे समूह के बालकों की तुलना में अधिक होता है। चाहे यह भेद आनुवंशिक हो अथवा वातावरणीय, आप में अध्यापक होने के नाते योग्यता के इस भेद की समस्या को शिक्षा समायोजन की प्रत्येक
परिस्थिति में समझदारी के साथ निपटने की कला होनी चाहिए। ये बच्चे अपने वर्ग के बच्चों के समान ही दिखाई पड़ते हैं, परंतु इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि गुप्त रूप से सक्रिय होती है। इनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, मित्र मंडली लगभग समान सामाजिक आर्थिक स्तर की होती है। इन बच्चों से व्यवहार करते समय इस तथ्य को सदा ध्यान में रखना होगा कि इन बच्चों की कुछ सांवेगिक कठिनाइयों का कारण इनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि है। ऐसा देखा जाता है कि कई समाजों में जो विद्यालय बच्चे पढ़ने आते हैं वो कई समाजों से आते हैं और प्रत्येक समाज की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियां भिन्न होती हैं। इन भिन्नताओं के कारण उन बच्चों में भिन्नता अधिक होती है। अतः शिक्षक का यह कर्तव्य बनता है कि उनके भिन्नताओं को ध्यान में न रख करके उनकी संवेगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि उन्हें आगे विकास करने का अवसर प्राप्त हो सके। आइए आगे हम देखते हैं लैंगिक भेदभाव। अभी हमने देखा सामाजिक आर्थिक भेदभाव के आधार पर क्या परिस्थितियाँ होती हैं। आगे अब हम देखते हैं लैंगिक भेदभाव क्या चीज़ है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में लिंग भेद पर आधारित विषय के अतिरिक्त शायद ही कोई ऐसा विषय होगा जो इतना इंटरेस्टिंग हो, रुचिकर हो। वैवाहिक संबंधों की सफलता, शिक्षा, रहन सहन तथा कार्यक्षेत्र संबंधी अनेक सामाजिक समस्याओं का संबंध इनकी सफलता पर ही निर्भर होती है। अनेक शिक्षाविदों तथा मनोवैज्ञानिकों ने महिला तथा पुरुषों की उपलब्धि की तुलना को अपने अनुसंधान का विषय बनाया है। उन्होंने अपने प्रतिदर्शों को, जो सैंपल लेते हैं, उसको दो भागों में बांट देते हैं, एक महिला एक पुरुष। अनेक ऐसे शोध हुए हैं जिसमें बालक बालिका या महिला पुरुष बांट दिया जाता है और दोनों में तुलनात्मक संबंध ज्ञात किया जाता है। इन अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य यह था कि महिला और पुरुष के भेद को लिंग व्यवहार के द्वारा समुचित रूप से समझा जा सके। इन अनुसंधानों का आधार सामान्यतः मनोवैज्ञानिक होता था। ये तथ्य इस धारणा को सिद्ध करते हैं कि शारीरिक बनावट के अनुसार दोनों की संवेगों में भी भिन्नता होता है। इस भेद का आधार सामाजिक नहीं होता है। यह एक लक्षण विशेष पर आधारित अनुसंधान भी किए गए तथा बाह्य कारकों तथा अन्य लक्षणों की संबंधों का आपसी संबंध भी जानने का प्रयास किया जाता है। जहाँ तक सामान्य बुद्धि की बात होती है, महिला और पुरुष की सामान्य बुद्धि में समानता ही दिखाई पड़ती है, परंतु इसमें कुछ विशेष योग्यताओं या लक्षणों को लेकर के भिन्नता स्पष्ट होती है। औसतन पुरुषों में महिलाओं की तुलना में तर्क करने, वस्तुओं में समानता खोजने तथा सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में कुछ श्रेष्ठता के संकेत मिलते हैं। वहीं लड़कियों में स्मरण शक्ति, भाषा तथा सौंदर्य बोध के गुण अधिक पाए जाते हैं। पुरुष जहां स्थानिक संबंध की दृष्टि से भेद की सूक्ष्मता को पहचानने में अधिक सक्षम होते हैं, वहीं शाब्दिक अक्षमता तथा स्मरण शक्ति के क्षेत्र में महिलाएं अधिक सक्षम होती हैं। अनुसंधानों में यह भी पता चलता है कि छात्राओं की भाषाई विकास छात्रों की तुलना में अल्प आयु में ही अधिक हो जाता है। अनुसंधानों ने यह भी सिद्ध किया है कि विद्यालय पूर्व आयु वर्ग की बालिकाओं की शब्दावली इस आयु वर्ग के बालकों की तुलना में अधिक सक्षम होती है। छात्राओं की पठन गति भी छात्रों से अधिक होती है। सामान्यतः दोनों वर्गों की बुद्धि अथवा शैक्षिक क्षमता में इतना भेद नहीं होता है कि वे किसी प्रदत्त कार्य को न्यूनाधिक क्षमता से संपन्न न करें। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो महिलाओं और पुरुषों में के बौद्धिक क्षमता में किसी प्रकार का कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन यदि विभिन्न लक्षणों के आधार पर अगर देखेंगे तो थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, जिसमें देखा जाता है
जैसा हम लोग मनोविज्ञान में भी पढ़ते हैं कि बालिकाएं शुरू में बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से विकसित होती हैं, इसी कारण उनका भाषा विकास भी थोड़ा तीव्र होता है बालकों की अपेक्षा, उनके तुलना में, और बालिकाओं में स्मरण शक्ति तीव्र होती है। वहीं बालकों में गणितीय क्षमता, तर्क करने की क्षमता बालिकाओं की अपेक्षा थोड़ा अधिक होती है। अरे कोई भी जो भेदभाव होता है, ये इन का कारण कोई ऐसा नहीं है कि कोई विशिष्ट कारणों से है, ये केवल और केवल एक वातावरणीय कारकों से थोड़ा बहुत अधिक परिवर्तन होता है। लेकिन यदि हम कोई शैक्षिक कार्यक्रम बना रहे हैं या पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे समय में छात्र छात्राओं में कोई भी भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। पाठ्यचर्या या जो करिकुलम हम का निर्धारित कर रहे हैं, उसमें भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि बालक और बालिकाओं में कोई जन्मजात कोई बौद्धिक अंतर नहीं होता है। और पाठ्यक्रम का जो निर्धारण हम करते हैं, एक निश्चित सीमा के बाद उनके जीवन की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके किया जाता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आयु के विषय में लैंगिक मुद्दे। आयु के संदर्भ में लैंगिक मुद्दों की क्या भूमिकाएं हैं? आयु के कारण व्यक्तियों के बीच विकास में एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। अवस्था विकास के साथ साथ बालक बालिकाओं में स्पष्टतः कुछ भेद प्रकट होने लगते हैं। व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, वर्गगत या समूहगत रूप से भी यह भेद परिलक्षित होते हैं। यह भी स्वतः स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति वातावरण के अनुसार सामंजस्य स्थापित कर लेता है। ज्यों-ज्यों अवस्था का विकास होता रहता है, त्यों-त्यों व्यक्ति में वातावरण से उत्पन्न जटिल समस्याओं के समाधान निकालने की क्षमता भी विकसित होने लगती है। बालक बालिका ज्यों ही शैशव अवस्था को पार कर प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने लगते हैं, उनका बौद्धिक विकास भी उसी के साथ साथ विकसित होता चला जाता है। इसी प्रकार इनकी शारीरिक बनावट, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क तथा कार्य करने की क्षमता आयु के साथ साथ विकसित होते रहते हैं। बालक बालिकाओं में अनुभव का विकास उनकी बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि आयु दोनों वर्गों में भेद का महत्वपूर्ण कारक है। यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से विचार करें तो विकास की यह मात्रा प्रौढ़ावस्था से अधिक बाल्यावस्था में होती है। इससे स्पष्ट है कि बाल्यावस्था में आयु का भेद प्रौढ़ावस्था की आयु की तुलना में कहीं अधिक होता है। आइए अब आगे हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विषय में क्या लैंगिक भेदभाव होते हैं या क्या अंतर होते हैं। व्यक्तित्व के गठन में भिन्नता के कारण ही बौद्धिक आचरण, व्यवहार तथा उपलब्धि में अंतर आने लगता है। यदि किसी भी व्यक्तित्व के गठन में अगर भिन्नता नहीं होगी तो सभी व्यक्तियों का जो व्यवहार है, विचार है, आचरण है, उपलब्धि है, वह सब एक समान होने लगेगा। रुचि, जीवन के उद्देश्य, आदत, पृष्ठभूमि तथा बौद्धिक योग्यता में भिन्नता के कारण ही हर व्यक्ति आशानुकूल उपलब्धियों के लिए अपने अपने आचरण का मार्ग खोज निकालता है। कुछ व्यक्ति बहिर्मुखी होते हैं तथा कुछ अंतर्मुखी आचरण के होते हैं। किसी को अधिगम की एक विधि अच्छी लगती है तो दूसरे को किसी अन्य विधि अच्छी लगती है। कुछ आक्रामक स्वभाव के व्यक्ति होते हैं तो कुछ स्वभाव से विनम्र होते हैं। इस प्रकार के अबौद्धिक लक्षण तथा गुण
उसके विकास तथा मानसिक योग्यताओं की अभिव्यक्ति को अलग अलग दिशाओं में प्रभावित करते हैं। बालक के संतुलित व्यक्तित्व के विकास के लिए आपका उत्तरदायित्व है कि इन भिन्नताओं के परीक्षण करें तथा उसे अपने आप में स्वतंत्र भिन्न व्यक्तित्व समझकर विकास में सहायता करें। शैक्षिक तथा अधिगम की इस व्यवस्था के अनुसार ही बाल मनोविज्ञान आधारित अधिगम संभव हो सकेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक का जो संतुलित विकास होता है व्यक्तित्व का, उसमें शिक्षक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि बालक और बालिकाओं की जो व्यक्तित्व के विकास है, उनकी भूमिका को ध्यान में रख करके स्वतंत्र रूप से भिन्न व्यक्तित्व समझकर उनके विकास में योगदान करें तथा साथ ही साथ यदि इस बात को शिक्षक ध्यान रखेगा तो निश्चित रूप से बाल मनोविज्ञान पर आधारित जो शिक्षण का एक उद्देश्य है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जो बात कही जाती है, वह सफल हो सकती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जाति के विषय में लैंगिक मुद्दे क्या हैं। विभिन्न जातियों के समूह पर किए गए अनुसंधानों से यह ज्ञात होता है कि उच्च बौद्धिक मान्यता के क्षेत्रों जैसे तर्क, अवधान, अंतर्दृष्टि, निर्णय कुशलता, इन सब में भेद परिलक्षित हुए हैं। आदिम जाति के लोगों में संवेदी तथा चालक अभिलेक्षण, संवेदी अनुक्रिया में सूक्ष्मता तथा प्रत्यक्षण की सूक्ष्मता काफ़ी अधिक थी। इस प्रकार के अनुसंधानों के तथ्यों से यह आभास मिलता है कि जातियों के बौद्धिक स्तर भेद को अधिक तुल्य नहीं दिया जा सकता है। अमिश्रित जातियों पर मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना बहुत बड़ा एक जटिल कार्य है। जब हम एक ही देश में रहने वाली दो जातियों का अध्ययन करते हैं तो उनका वर्गीकरण कर पाना काफ़ी कठिन हो जाता है और ऐसा करते समय इनके सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रभाव का सम्मिश्रण इतना अधिक हो जाता है कि जातीय या निर्वंश संबंधी नैसर्गिक गुणों को अलग कर पाना संभव नहीं होता है। इस तरह के समूह भेद के मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए कोई साधन विशेष उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जन्मजात गुणों तथा वातावरण जनित प्रभावों को पृथक करना भी कठिन है। किसी क्षेत्र विशेष का भौगोलिक वातावरण, जलवायु, रहन सहन का ढंग, सांस्कृतिक वातावरण व्यक्ति के लंबे जीवन को इतना अधिक प्रभावित करता है कि उसके प्रभाव की अलग से जांच कर पाना काफ़ी मुश्किल काम है। दरअसल मानसिक विकास का स्तर और क्रम वातावरण के प्रभाव तथा व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यताओं के आदान प्रदान की एक विचित्र प्रक्रिया है, जिसके कारण विभिन्न जातियों के लैंगिक समानताओं एवं असमानताओं का अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल है, या हम यह कह सकते हैं कि यह संभव नहीं है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। शैक्षिक अभ्यास। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बच्चों को यथा लड़के एवं लड़कियों को शिक्षा किस प्रकार से दिया जाना चाहिए। समाज क्या करता है कि लड़की को लड़के से भिन्न समझकर उसे कुछ निश्चित रूढ़िगत काम धंधों में लगा देता है, जैसे कि घर का
चौका चूल्हा बर्तन का काम, रसोई का काम करना, इन सब कार्यों में लगा देता है। और उधर लड़कों को भी कुछ निश्चित काम, रूढ़िगत काम में, कि घर का काम करना नहीं है लड़कों को रोना नहीं है, रोती तो लड़कियां हैं। इस तरह की जो कुछ रूढ़िगत विचारधारा होती है उस पर वो करते हैं। अध्यापकों में यह भी धारणा भर गई है कि लड़कियों के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जो उन्हें एक अच्छी गृहिणी तथा आदर्श माता के बनने में सहायक हो। इस प्रकार का जो विचार है यह न केवल व्यक्तिगत भिन्नता संबंधी गुणों की अवहेलना करता है, बल्कि इस तथ्य की भी उपेक्षा करता है कि बालक बालिकाओं को कुछ समान कौशल सिखाने की भी आवश्यकता होती है। पहले भी हमने इस बात का अध्ययन किया है कि बालक तथा बालिकाएं जो होती हैं उनमें कुछ क्षेत्रों या योग्यताओं में भिन्नता अवश्य होती हैं, परंतु सामूहिक रूप से इस बात की आवश्यकता है कि एक ही क्षेत्र में बालक बालिकाओं से आगे भी निकल रहे हैं और बालिकाएं भी बालक से आगे निकल रही है। अच्छा, कहने का तात्पर्य कि इनमें एक समान प्रतिस्पर्धा है। अतः आवश्यकता इस बात की अधिक हो जाती है कि इनकी जो जन्मजात योग्यताएं होती हैं उनको व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बालक और बालिकाओं में विभेद न करते हुए समान रूप से इनके व्यक्तित्व के विकास हेतु शिक्षण कार्य करना चाहिए, जिससे कि दोनों को समान अवसर प्राप्त हो और वे एक उत्तम कार्य कर सकते हैं। जिसे पहले ये एक रूढ़िगत विचारधारा थी कि बालिकाएं जो हैं वो सेना में नहीं जा सकती हैं, ट्रेन की पायलट नहीं बन सकती हैं, जहाज की पायलट नहीं बन सकती है। और आज हम देख रहे हैं कि बालिकाएं बालकों से कदम मिला करके सेना के तीनों अंगों में जहाज, एरोप्लेन की पायलट के रूप में, ट्रेन के पायलट के रूप में, ड्राइवर गार्ड के रूप में प्रत्येक जगह पर अपनी सेवा दे रही हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं और उन पुराने रूढ़िगत विचारधाराओं को तोड़ रही हैं कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बालिकाएं जो हैं बालक से कमज़ोर होती हैं। अतः अब आवश्यकता इस बात की है कि मनोविज्ञान की धारणा और व्यक्तिगत विभिन्नता की बातों को ध्यान में रखते हुए लड़के और लड़कियों को प्रति लिंग भेद पर आधारित जो भावना है उसके विरोध में जाकर के एक साहसिक कदम उठा करके विशेष पद्धति और विशेष शिक्षण रीति नीतियों को अपना करके उनको शिक्षा दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। आइए दूसरी बात हम देखते हैं हम लोग कि लड़कियों के जो प्रति है सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना बहुत आवश्यक है। इसका स्पष्ट जो लक्षण है वह न केवल उनके प्रति किए जाने वाले व्यवहार से प्रकट होता है, अपितु उनको दी जाने वाली पठन पाठन की सामग्री से भी महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है। समाज के निम्न स्तर से आने वाली लड़कियों के संदर्भ में इस स्तर भेद की बुराई और भी अधिक देखने को मिलती है। समाज के निम्न स्तर पर रहने वाली जो विभिन्न जातियां रही हैं वो अभावग्रस्त और सुविधा विहीन रही हैं, जिसके कारण इन पर दो लांछन आरोपित कर दिए जाते हैं। एक तो यह कि ये अभावग्रस्त परिवारों के हैं और दूसरा यह कि यह आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं तथा दलित हैं। और लड़कियों के लिए ये दोनों शैक्षिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण उनके सामाजिक उत्थान में काफ़ी बाधक सिद्ध हुए हैं। आर्थिक दृष्टि से भी कमज़ोर होने के कारण ये समुदाय अपने लड़कियों को विद्यालय भेजने में
कई समस्याओं का सामना करते हैं। ये समुदाय यह भी अनुभव करते हैं कि लड़की की पढ़ाई पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में उनके विवाह पर किए जाने वाले अनेक कल्याणकारी योजना उनके विवाह पर किए जाने वाले खर्च कहीं अधिक उपयोगी और लाभप्रद होते हैं। यद्यपि अनेक राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकारों ने लड़कियों की उचित शिक्षा के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है, फिर भी लड़कियों की एक संख्या जो है विद्यालय की चहारदीवारी में प्रवेश नहीं कर पाई है। लड़कियों की शिक्षा से संबंधित आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक पक्षों के विषय में चिंतन करना एक अध्यापक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि सामान्य रूप में बालक और बालिकाओं की शिक्षा हेतु उनमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है। लड़कियां आज के समय में वे सारे कार्य कर रही हैं जो एक लड़के कर रहे हैं। अतः समाज में शिक्षा के संदर्भ में या अन्य कार्यों के संदर्भ में किसी भी प्रकार का लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं पालना चाहिए। पूर्वाग्रह का तात्पर्य यहाँ पर यह है पूर्व जोड़ आग्रह, अर्थात पहले से ही एक धारणा बना लेना किसी भी बात के विषय में। जैसे यहाँ लैंगिक आधार पे है, लिंग के आधार पे है लड़के और लड़कियों के संदर्भ में। अतः ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए और यह शिक्षक समाज का दायित्व है कि समाज को जागृत करे और खुद भी बालक और बालिकाओं में किसी प्रकार का भेदभाव न करे और समाज को भी इस बारे में जागृत करे। धन्यवाद मित्रों। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके अधिक से अधिक दोस्त लाभान्वित हो सके तथा मेरा भी उत्साहवर्धन हो सके और मैं भी काफ़ी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूं। धन्यवाद मित्रों।